सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawaz here again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। ये थर्ड यूनिट है हमारे पास इसका इरिगेशन इंजीनियरिंग का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। तो इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाइड्रोलॉजी होता क्या है। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि इट डील्स विद द सर्कुलेशन, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमें किसके बारे में स्टडी करवाती है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ऑकरेंस ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है ये आपको तो पहले ही पता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, यहाँ पे क्लाउड कंडेंसेशन होती है, फिर बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद इसमें इंटरसेप्शन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, सरफेस डिटेंशन, इंटरफ्लो वगैरह हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर से ऑपरेशन के जरिए ये सर्कल चलता रहता है। तो डैट होल फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अब उसके बाद है यूज ऑफ हाइड्रोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। अब ये चीजें हमें सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी करना क्यों जरूरत है, हमें हाइड्रोलॉजी को जरूरी क्यों है पढ़ना यहाँ पे। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कैन बी डिजाइंड एक्यूरेटली। अब देखो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ये टर्म पीछे भी आई थी, मैंने आपको बताया था कि जो प्लान एरियाज होते हैं उनके हिस्से में जो उन एरियाज में जो रिवर्स वगैरह होते हैं उनके साइड्स को क्या किया जाता है, वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि जो फ्लड्स वगैरह आ जाए उनमें, तो उसकी वजह से जो एडजॉइनिंग एरिया जो है वो सबमर्ज न हो जाए, तो उनको कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। आगे हमने ये अलग यूनिट एक पढ़ना है, वो डिटेल में हम उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलॉजी से हम ये क्या कर सकते हैं कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को इजिली डिजाइन कर सकते हैं, एक्यूरेटली उनको डिजाइन कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन वर्क्स कैन बी प्लान्ड एफिशिएंटली। एस्टिमेशंस ऑफ मैक्सिमम फ्लड हेल्प्स इन द डिजाइन ऑफ स्पिलवेज। अब स्पिलवेज क्या होता है, स्पिलवेज भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम डैम में। जो एक्सेस वाटर आता है डैम में उसको बाहर निकालने के लिए जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं डेट आर नोन एज स्पिलवेज। तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डैम के यूनिट में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरत है अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है उनको हम एक्यूरेटली डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजी। इसको स्टडी करने के बाद ही स्पिलवेज वगैरह को डिजाइन करना होगा, वो भी हम इसके बाद ही, इनको स्टडी करने के बाद ही कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है इसकी हाइड्रोलॉजी की सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हाइड्रोलॉजी में यूज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है, देखो ये पहले टर्म यहाँ पे आई थी कि जब बारिश जमीन पे पड़ती है तो फर्स्ट इसमें क्या जाती है, इंटरसेप्शन होता है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि रेनफॉल कम्स इन कांटेक्ट विद ट्रीज, बिल्डिंग्स एटसेट्रा बिफोर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब भी बारिश पड़ती है, बारिश जमीन पर पड़ने से पहले जो है ट्रीज पे, बिल्डिंग्स वगैरह इनके कांटेक्ट में आती है, फिर जाके वो जमीन में पड़ती है। तो इस चीज को हम इंटरसेप्शन कहते हैं। तो जब भी मतलब जमीन पे पड़ने से पहले जिस चीज के भी वो कांटेक्ट में आए तो डेट इज नोन एज इंटरसेप्शन। तो फर्स्ट इसमें इंटरसेप्शन आता है। नेक्स्ट इसमें जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब बारिश जमीन पे पड़ेगी तो जमीन पे पड़ने के बाद कुछ पानी जो है जमीन जो है सॉइल जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो जो नीचे पानी एब्जॉर्ब हो गया तो डेट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। वही फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल, इट ऑकर्स एट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इट इज मेजर्ड इन इंचेस पर ओवर, इट्स फास्ट एंड बिगनिंग एंड स्लो एट लेटर। तो जो भी पानी फिल्ट्रेट हो जाता है सॉइल में उसको हम इनफिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इट अकर्स एट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब टॉप मोस्ट जो लेयर है सॉइल की ये उस लेयर में होता है। इसको हम मेजर किस में करते हैं, इंचेस पर ओवर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स फास्ट एट बिगिनिंग एंड स्लो एट लेटर। तो बिगिनिंग में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होता है और जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जाता है तो इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो स्लो होता जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर एट डीपर डेप्थ्स व्हेन वाटर मूव वर्टिकली टू जॉइन ग्राउंड वाटर। अब देखो पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो इनफिल्ट्रेट पानी, जो वाटर जमीन में इनफिल्ट्रेट हो गया वो चीज पानी जो है नीचे पर्कुलेट हो जाता है। पर्कुलेट का मतलब होता है कि नीचे ग्राउंड वाटर में वर्टिकली जो है वो मूव करता है, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है। दैट इज नोन एज पर्कुलेशन। इनको आगे मैं आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इन सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन वगैरह सारा आपको क्लियर हो जाएगा थ्रू द फ्लो डायग्राम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सीपेज। सीपेज का मतलब होता है कि लिक्विड लीक्स थ्रू अ पोरस सब्सटेंस। इन दिस केस मोमेंट ऑफ वाटर इज नॉट वर्टिकल, इट इज द स्लोवेस्ट अमॉन्ग थ्री। तो जब भी लिक्विड जो है किसी चीज से लीक होता है, लीक होने के बाद जो है वो एक अपनी डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, तो डेट इज नोन एज सीपेज। अब देखो पर्कुलेशन में पानी जो है बिल्कुल वर्टिकली फ्लो कर रहा था नीचे के लिए, और इनफिल्ट्रेशन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन सीपेज में क्या होता है कि सीपेज में जो पानी जो है सीप होके मतलब लीक होके किसी स्ट्रीम वगैरह में चला जाता है, तो उसको हम सीपेज कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये स्लोवेस्ट है अमॉन्ग ऑल द थ्री। सबसे अगर देखते हैं सबसे कम जो है फ्लो रेट है वो इसका है, सीपेज का।
नेक्स्ट इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि देयर आर 77 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच रिसीव्स लेस देन 7.5 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। इंडिया में जो है 77 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे पूरे साल में सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर बारिशें उससे कम होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान में पूरी एनुअल में मतलब पूरे साल में सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम बारिश अगर हम देखते हैं वहीं होती है, और सबसे ज्यादा हमने देखा था मेघालय में होती है 1120 से लेकर 1187 सेंटीमीटर के बीच में, जो ओवरऑल डेप्थ जो है रेनफॉल की वहां पे होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ यूनिट ड्यूरेशन, कि यूनिट ड्यूरेशन में कितनी बारिश हुई। अब यूनिट वो 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि यूनिट ड्यूरेशन में कितनी बारिश हुई, डेट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर आवर। अब नीचे इसने बता भी दिया कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर आवर। हम देखते हैं कि एक घंटे में कितनी बारिश हुई किसी एरिया में, तो डेट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि हम रेनफॉल को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। मीन एनुअल रेनफॉल, ये नाम से ही पता चल जाता है। मीन एनुअल रेनफॉल का मतलब होता है कि पूरे साल में जो बारिश हुई उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे। अब देखो बारिश को हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे, सपोज करो एक मंथ में 10 सेंटीमीटर हुई, नेक्स्ट 12 हुई, 13, 15, 40, 60 वगैरह, तो पूरे साल में हम देखेंगे, फिर उसका एवरेज डाटा निकाल के देखते हैं एवरेज कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई पूरे साल में, तो डेट इज नोन एज मीन एनुअल रेनफॉल। अब मीन एनुअल एवापोरेशन, अब ये भी नाम से ही पता चल जाता है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन सेंटीमीटर गेट्स एवापोरेटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, डेट इज नोन एज मीन एनुअल एवापोरेशन। मीन एनुअल इनफिल्ट्रेशन, ये भी नाम से ही पता चल जाता है कि कितना पानी जो है इनफिल्ट्रेट हो गया सॉइल में एनुअली, तो डेट इज नोन एज मीन एनुअल इनफिल्ट्रेशन। एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर विच गेट्स इनफिल्ट्रेटेड इनटू द सॉइल ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। तो ये टर्म्स बेसिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनफॉल, रेनफॉल होता क्या है। रेनफॉल का मतलब होता है इट इज कंडेंस्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कि जब हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद कंडेंसेशन जो प्रोसेस उसमें आता है, उसके बाद जो है वही एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है बारिश की फॉर्म में बरसता है, तो डेट इज नोन एज रेनफॉल। तो चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू द वाटर, कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वाटर की फॉर्म में जो है बरसता है जमीन पे ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो डेट इज नोन एज रेनफॉल। अब उसके बाद आता है रेन गॉजेज। रेनफॉल गॉजेज का मतलब होता है कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो भी हम डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं, डेट आर नोन एज रेनफॉल गॉजेज। दे आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल को भी हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए, रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो भी हम डिवाइसेस वगैरह का यूज करते हैं, तो डेट आर नोन एज रेनफॉल गॉजेज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो रेन गॉजेज अब हमारे पास जनरली 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। अब नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, साइमन रेन गॉज और IMD रेन गॉज। IMD का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेन गॉज। और रिकॉर्डिंग टाइप में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज। ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। अब 1 बाय 1 हम दोनों को डिस्कस करते हैं इसमें। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज नाम से ही पता चल जाता है कि जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसको हमें रीड करना पड़ता है। रीडिंग्स जो है खुद नहीं देता है, इसमें मैनुअली जाके उसको रीड करना पड़ता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेन गॉज है इंडिया में। दे डोंट रिकॉर्ड रेन, दे ओनली कलेक्ट। ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ बारिश को कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड फिर हमें खुद करना पड़ता है, मेजर जो है खुद करना पड़ता है। अब अगर हम देखेंगे इसमें 2 कैटेगरीज में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप हमारे पास 2 टाइप्स के थे, साइमन रेन गॉज और IMD रेन गॉज। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइमन रेन गॉज। इसमें साइमन रेन गॉज क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो साइमन रेन गॉज है, अब यहाँ पे उनको मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनमें उन्हीं को यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो साइमन रेन गॉज का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो हमारे पास 127 mm होता है। बेस जो इसका इनलार्ज्ड बेस होता है 210 mm होता है। फाउंडेशन ब्लॉक का साइज हमारे पास 600 × 600 × 600 mm होता है। मतलब जिसपे ये रखा जाता है साइमन रेन गॉज, उसका जो ब्लॉक फाउंडेशन का जो ब्लॉक है उसका साइज 60 सेंटीमीटर या 600 mm आप कह सकते हो। जो फनल है, फनल डायमीटर है जिसमें जो रेनफॉल को कलेक्ट करती है, उसका डायमीटर भी हमारे पास कितना 127 mm ही है। हाइट ऑफ मेटल केसिंग 305 mm 30.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। रिसीविंग बॉटल का डायमीटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 75 से लेकर 100 mm के बीच में उसका वेरी करता है। इट कैन मेजर रेनफॉल अप टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिर्फ बारिश को कहाँ तक मेजर कर सकती है, 12.5 सेंटीमीटर तक ही बारिश को ये मेजर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा बारिश होगी 15 सेंटीमीटर पर आवर, 20 सेंटीमीटर पर आवर, तो वो जो है साइमन रेन गॉज मेजर नहीं कर सकता। इसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ इतनी ही 12.5 सेंटीमीटर तक ही बारिश को मेजर कर सकता है। मेजर्ड एवरी डे एट 8:30
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हर दिन जो है 8:30 बजे जो है रीडिंग ली जाती है साइमन रेन गॉज से। इट मस्ट बी केप्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स। जहां भी हमारे पास ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ गई, जैसे कोई ट्रीज वगैरह हैं, बिल्डिंग वगैरह से, उनसे हमें कम से कम इसको 30 मीटर दूर रखना है, क्योंकि अगर इससे हम उनके कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो इंटरसेप्शन होगी। फेंसिंग मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस इट्स हाइट। अब सपोज करो कि जो हम हाइट ऑफ फेंसिंग रख रहे हैं वो 1 मीटर की रख रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फेंसिंग होनी चाहिए वो कितनी दूर होनी चाहिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस इट्स हाइट। अगर 1 मीटर रख रहे हैं तो 2 मीटर उससे दूर रखनी है रेनफॉल गाज से हमारी जो फेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर फेंसिंग के कॉन्टैक्ट में भी बारिश नहीं आनी चाहिए। जो डाटा होना चाहिए, मतलब जो रेनफॉल कलेक्ट होनी चाहिए, इसमें एक ओपन एरिया में होनी चाहिए, किसी भी चीज के कॉन्टैक्ट में बारिश नहीं आनी चाहिए। ये हमारे पास है साइमन रेन गाज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है आईएमडी रेन गाज, जिसको हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेन गाज भी कहते हैं। आईएमडी यूज्ड साइमन रेन गाज अप टू 1960। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइमन रेन गाज को 1960 तक यूज किया। उसके बाद इसमें क्या किया है कि इसमें मॉडिफिकेशन हुई। आईएमडी रेन गाज इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ साइमन रेन गाज। आईएमडी रेन गाज जो है ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ही है साइमन रेन गाज का। इसका जो एरिया कलेक्टर है या रिसीवर मतलब जो बारिश को कलेक्ट करता है, उसका एरिया कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक उसका एरिया वेरी करता है। अब ये आईएमडी रेन गज किसका बना हुआ है? इट जनरली कंसिस्ट ऑफ कलेक्टर विद अ ग्लास मेटल रिम एंड ए पॉलीथीन बॉटल। ये कलेक्टर का बना हुआ है, जिसको हम रिसीवर जो पानी को रिसीव करेगा, जो रेनफॉल को रिसीव करेगा, गन मेटल रिम और पॉलीथीन बॉटल का बना हुआ है। कलेक्टर एंड बेस आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर। अब जो हमारे पास कलेक्टर है और बेस है वो किसके बने हैं? फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो साइज ऑफ पॉलीथीन बॉटल्स इसमें जनरली कितनी कितनी होती है? 2 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द 200 सेंटीमीटर कलेक्टर एंड 4 लीटर कैपेसिटी बॉटल मोस्ट कॉमनली यूज रेन गाज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है 200 सेंटीमीटर, आप देखो साइज ऑफ रिसीवर कहां से लेकर कहां तक वेरी कर रहा था, 100 से लेकर 200, और बॉटल का साइज 2 4 10। इसने बोला कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है 200 सेंटीमीटर जो एरिया होगा रिसीवर का, और हमारे पास जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 4 लीटर वाली कैपेसिटी वाली जो बॉटल है सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो ये तो हमारे पास आईएमडी रेन गाज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेन गाज। उसके बाद हमारे पास थे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गाज। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गाज में हमें क्या करना पड़ता है कि रेनफॉल को कलेक्ट भी करते हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। उसको मैनुअली जाके वहां पे हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, वो हमें खुद रीडिंग दे देते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ही ऐसा है, मैकेनिकल मैकेनिज्म की वजह से वो हमें रीडिंग्स दे देते हैं। दे गिव्स अस परमानेंट रेनफॉल विदाउट एनी बॉर्डर रीडिंग। तो इसमें कोई बॉर्डर रीडिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, हमें परमानेंट रेनफॉल रिकॉर्ड देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ पेपर। अब जो हमारे पास जो रेनफॉल रिकॉर्ड होगा वो किस पे हम देते हैं, ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। रीडिंग्स कैन बी कलेक्टेड आफ्टर 15 डेज। इसमें इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो जो साइमन रेन गाज था, यहाँ हम सिंपल कह सकते हैं, जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गाज था उसमें हमें हर डे 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें हमें कितने इंटरवल के बाद हमने रीडिंग्स को लेना पड़ता? हर 15 डेज के बाद हमें क्या करना पड़ता है? इसमें रीडिंग्स रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसमें डेली और इसमें हर 15 डेज के बाद। अब इसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग टाइप रेन गाज हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के थे, वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप और फ्लोटिंग टाइप रेन गाज। अब वेइंग बकेट टाइप रेन गाज क्या है? ये वेइंग मैकेनिज्म के बेस पे क्या है काम करता है, उसके हिसाब से ये रीडिंग्स जो है बारिश वगैरह को जो रेनफॉल है उसको मेजर करता है। अब इसमें उतना कोई खास नहीं था, इसमें जो पढ़ने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हमारे पास ये क्या है? वेइंग बकेट टाइप रेन गाज। इसमें क्या होगा कि ये रिसीवर है जिसमें बारिश कलेक्ट होगी, ये पैन है, ये वेइंग मैकेनिज्म है। जैसे इधर इसमें बारिश कलेक्ट होगी, वेट इसका बढ़ता जाएगा, तो ये पैन जो है, ये पैन आर्म जो है ये ऊपर नीचे जाएगा। यहाँ पे इसमें क्लॉक ड्रिवन रिकॉर्ड ड्रम है, ये रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। तो इसमें उतना कोई मैकेनिज्म, ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, यहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो मैंने इसको नोट नहीं किया। उसके बाद जो है टिपिंग बकेट टाइप, इसमें है कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायमीटर जो रिसीवर का होता है वो कितना होता है? 30 mm, या सिंपली आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉकेट जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब उसमें 0.25 mm बारिश कलेक्ट होगी या रेनफॉल कलेक्ट होगी तो वो क्या करता है? इट टिप्स एंड इमिट इट टू द मेजरिंग ट्यूब। उसको क्या कर देता है? जैसे ही 2.5 mm बारिश उसमें कलेक्ट हो जाएगी वो क्या कर देता है? उसको इमिट कर देता है मेजरिंग ट्यूब पे, और मेजरिंग ट्यूब उसको मेजर करती है, उस हिसाब से फिर आगे हमें रीडिंग्स मिलती है। तो इनमें उतना कोई खास है नहीं पढ़ने वाला, तो इसलिए हमने इनका हम सिर्फ ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फ्लोटिंग टाइप रेन गाज या फ्लोट टाइप रेन गाज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि इट इज आल्सो नोन एज साइफन रेन गाज। इस टाइप के गाज को हम साइफन रेन गाज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़ी बार पेपर में देखा कि विच टाइप ऑफ रेन गाज इज आल्सो नोन एज साइफन रेन गाज। तो फ्लोटिंग टाइप रेन गाज को ही साइफन रेन गाज कहा जाता है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू वेइंग बकेट टाइप रेन गाज। जो फर्स्ट था हमारे पास वेइंग बकेट टाइप रेन गाज, इसका मैकेनिज्म भी हमारे पास क्या है? ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें भी ज्यादा उतना नहीं था। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इट इज आल्सो नोन एज साइफन रेन गाज।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएशंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया की इंडिया में जो रेनफॉल में वेरिएशंस आती है वो किसकी वजह से आती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं रेनफॉल को। फर्स्ट इसमें जाता है नियरनेस टू सी। अब जो भी एरियाज जो है एडजाइनिंग सीज वगैरह के एडजाइनिंग में है वहां पे ऑब्वियसली बारिश ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे एरियाज जो सीज वगैरह से दूर है। रेनफॉल विल बी मोर इन नियर सी एरियाज एंड वाइस वर्सा इन द सेंस की जो सीज से दूर होंगे वहां पे बारिश कम होगी एज कम्पेयर टू जो एरिया सी के नजदीक है। हाई माउंटेन्स, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हाई माउंटेन्स पे बारिश वगैरह ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे प्लान एरियाज वाइस वर्सा इन द सेंस की मतलब माउंटेनियस रीजन रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड वाइस वर्सा का मतलब प्लान एरियाज में बारिश कम होती है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन। डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। जहां के लिए हमारे पास हवा चल रही होती है, जहां पे डायरेक्शन ऑफ विंड होगी बारिश भी उसी डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद जो है नियरनेस टू फॉरेस्ट, ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरियाज में भी बारिश वगैरह ज्यादा होगी। सो उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास लैटिट्यूड आता है। लैटिट्यूड में क्या है कि रेनफॉल विल बी मोर इन कोल्डर लैटिट्यूड्स एंड वाइस वर्सा। अब जो कोल्डर लैटिट्यूड्स होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉटर लैटिट्यूड्स। क्योंकि कोल्डर लैटिट्यूड में बारिश इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि बारिश होती है जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन जो है हमेशा लो टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे कंडेंसेशन नहीं होती है। तो कोल्डर लैटिट्यूड में कंडेंसेशन हाई होगी तो वहां पे बारिश भी, कंडेंसेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहां पे बारिश ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे हॉटर लैटिट्यूड्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास कैचमेंट एरिया और रन ऑफ। कैचमेंट एरिया और रन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैचमेंट एरिया तो आपको पता ही है। तो कैचमेंट एरिया की अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा, ये सपोज करो हमारे पास रूफ है। अब जब बारिश पड़ेगी आपको पता है कि रूफ में हम क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट रखते हैं जहां पे सारी की सारी बारिश जो है कलेक्ट होती है। यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको आगे फिर हम ड्रेन आउट करते हैं। अब देखो इस पॉइंट का ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जहां पे सारी बारिश हमारी कलेक्ट हो रही है। क्योंकि अब रूफ में हर जगह के लिए तो हम रखते नहीं है, जो छत की एग्जांपल है, ये सारा का सारा पानी जो है किसी कॉमन पॉइंट पे हम कलेक्ट करते हैं। तो ये एरिया जो है इसके लिए जहां के लिए इस टोटल एरिया का पानी जो है कॉमन पॉइंट पे कलेक्ट हो रहा है, तो डेट इज नोन एज कैचमेंट एरिया। ये हमारे पास क्या है इसका कैचमेंट एरिया। अब जो बारिश पड़ेगी इस पे छत पे, यहां से वो फ्लो करके रन ऑफ करके इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इस रन ऑफ एरिया इस रन ऑफ का जो टोटल एरिया है डेट इज नोन एज इट्स कैचमेंट एरिया। तो वहीं पे इसने क्या बोला है कि द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच कंट्रीब्यूट्स द रन इज कॉल्ड कैचमेंट एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन हेक्टेयर या स्क्वायर मीटर में इसको मेजर किया जाता है। ऑब्वियसली एरिया है तो एरिया को किस में मेजर करेंगे, हेक्टेयर में मेजर करो, स्क्वायर मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो, किलोमीटर में मेजर करो, किसी भी चीज में आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर जनरली इसने बताया है कि ज्यादातर इसको हेक्टेयर या स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें रहता है हमारे पास रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद कुछ पानी जो है इनफिल्ट्रेट हो जाता है, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, कुछ पानी जो है साइल के अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाता है और सारे लॉसेस होने के बाद कुछ इनफिल्ट्रेट हो गया, कुछ सीपेज वगैरह हो गया, पर्कुलेट वगैरह हो गया, सारे लॉसेस के बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है सरफेस के ऊपर रन करता है डेट इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। ये नाम से ही पता चल जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोज ओवर द सरफेस आफ्टर ऑल द लॉसेस, तो इट इज नोन एज रन ऑफ। कि जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो सारा पानी लॉसेस वॉसेस सारे कंसिडर करके इनफिल्ट्रेशन इंटरसेप्शन वगैरह जो भी होना है वो सारे लॉसेस के बाद जो सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा, दैट इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पहले जाता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। अब इन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट से ही पता चल जाते हैं। प्रेसिपिटेशन, बारिश, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा रन ऑफ होगा, जितनी कम बारिश होगी उतना कम रन ऑफ होगा। शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है। टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ऑब्वियसली प्लेन एरिया में कम रन ऑफ होगा एज कम्पेयर टू हिली एरिया, क्योंकि हिली एरियाज में जो होगा स्टीप स्लोप की वजह से जो ज्यादा पानी ड्रेन होगा, जल्दी होगा, तो उसकी वजह से जो है रन ऑफ ज्यादा होगा। स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, अगर हमारे पास सॉइल जो है परमिएबल है तो वहां पे रन ऑफ कम हो सकता है, क्योंकि वो पानी जो है सारा जो है नीचे उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा उसमें। अगर इसमें जो है इम्परमिएबल सॉइल है तो उसमें जो है सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है यूनिट हाइड्रोक्रॉप। यूनिट हाइड्रोक्रॉप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में आता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या मतलब होता है कि इट इज अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ रेनफॉल ऑफ सम यूनिट ड्यूरेशन की। ये क्या है, एक ऐसा हाइड्रोग्राफ है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन। जो यूनिट ड्यूरेशन अब यूनिट ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 1 और 1 मिनट 1 सेकेंड, तो यूनिट ड्यूरेशन से ये क्या करता है, रन ऑफ को रिप्रेजेंट कर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ।
अब एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी की यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी जो है उसकी एजम्पशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें पहली एजम्पशन ये है कि रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर एरिया। इसमें ये एज्यूम करता है कि जो रेनफॉल है, जो बारिश पड़ती है, वो पूरे के पूरे एरिया में जो है यूनिफॉर्मली हर जगह जो है इक्वल अमाउंट में पड़ती है। दूसरी एजम्पशन इसकी ये है कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये भी इसमें एजम्पशन है कि जो हमारे पास बारिश है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी एजम्पशन इसमें यह है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है इसका डायरेक्ट रन ऑफ का वो भी क्या हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी एजम्पशन है। तीनों पॉइंट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अब हाइड्रोग्राफ का हम यूज किस लिए करते हैं, इसका फायदा क्या है हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग में पढ़ने का। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका जो है यूज है इसका, इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज एंड रन ऑफ। तो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज और रन ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफ का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट कांट बी यूज्ड इन केस ऑफ स्नो। अब इसको सिर्फ हम रेनफॉल के केस में ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम फ्लड या रन ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन स्नो के केस में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तब ये मेथड फेल हो जाता है। इट्स लेस एक्यूरेट, ये जो है लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है सिर्फ +-10% है। तो ये बहुत कम एक्यूरेसी रेट अगर माना जाएगा तो बहुत कम एक्यूरेसी रेट है इसका ये। सो लास्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज सुटेबल फॉर 2 स्क्वायर किलोमीटर से 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए। जो कैचमेंट एरिया अगर हमारे पास 2 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 5000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा तभी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज कर सकते हैं सरफेस रन ऑफ निकालने के लिए या मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज निकालने के लिए। अगर एरिया लेस देन 2 स्क्वायर किलोमीटर या ग्रेटर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर होगा तो तब ये मेथड जो है फेल हो जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूनिट हाइड्रोग्राफ में आते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें हमने देखे, इनफिल्ट्रेशन, सीपेज वगैरह एटसेट्रा। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया रेनफॉल गॉजेस के बारे में, हमारे पास कितने टाइप के रेनफॉल गॉजेस हैं। फिर हमने कैचमेंट एरिया, रन ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस किया। तो ये था हमारे पास थ्योरी पोर्शन इसका। नेक्स्ट हम इसमें हमारे पास जाता है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रेनफॉल, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, कितने मेथड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेनफॉल को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।